एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को पेन और कॉपी निकाल कर लिखिए और इसे आसान तरीका से लिखने का चालू कीजिए एक एक क्वेश्चन को। ठीक है ना? दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो चलिए, आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी भेजिए। तो चलिए, हम क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि विनिमय के यानी कितने प्रकार के होते हैं। विनिमय जो होते हैं वो कितने रूप के होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछ लेगा यहाँ से कि विनिमय के कितने रूप होते हैं, तो आपको बोलना होगा विनिमय के जो है 2 रूप होते हैं। कितने रूप? 2 रूप होते हैं। और कौन कौन होते हैं वो भी बताने वाले हैं, कौन कौन रूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बने रहिएगा। विनिमय के 2 रूप है, जो एक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली। ठीक है, समझ गए होंगे। एगो वस्तु और एगो मुद्रा, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बताएंगे क्या कह रहा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के पहले यानी जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। जिससे यानी एक वस्तु से बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी इसका कहना नाम है मुद्रा के प्रत्येक रूप से लेन देन वस्तु का यानी विनिमय होता है, उन्हें ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से कठिनाई आती हैं। यानी इसका क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से कठिनाई आती है जी। तो लिखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना है। यानी निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ से सामना करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। आपके सामने है आवश्यकता के दोहरे संयोग यानी संयोग का अभाव, और दूसरा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, तीसरा मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव समझ गए होंगे। चलिए तो बताते हैं अगला नंबर, और अगला नंबर है इसी का, तो यानी विभाजन का अभाव। अगला भविष्य के भुगतान में कठिनाई, भविष्य के भुगतान में कठिनाई। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में फिर बताएंगे क्या कह रहा है। बताइए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है। मुद्रा जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? तो मुद्रा विनिमय प्रणाली का वह यानी प्रणाली है जिसमें किसी वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा प्रणाली कहा जाता है। समझ गए? चलिए अब जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
मुद्रा किसे कहते हैं? बने रहिए आप लोग। मुद्रा हम उसे कहते हैं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने यानी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी है, यानी अलग अलग मुद्रा को परिभाषा दी है। इसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा देना, इसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा का कार्य करती है। तो परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के लिए वैधानिक स्वीकृति भी अनिवार्य है। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। मुद्रा से क्या लाभ होता है? मुद्रा से क्या लाभ है जी, बताइए कमेंट करके। तो मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचाता है, यानी पूरे मानव जितने भी समाज होते हैं ना, वो सारे को लाभ पहुंचाता है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं में जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा राजस्व से मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब बताइएगा, बचत से क्या समझते हैं? बचत से आप क्या समझते हैं जी? बचत से क्या समझते हैं? समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है, यानी समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कुछ वस्तुओं का उपयोग तत्काल उपयोग करते हैं तथा कुछ टिकाऊ वस्तु है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग किया जाता है, यानी की जाती हैं। अर्थात कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाता है, उसे यानी बचत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के क्या उपाय है? यानी इसका कहना है जी कि राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के क्या उपाय है। तो बताइए क्या उपाय है। तो यदि राजनीतिक दल इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों के असफल होकर चरमरा जाएगी। क्या हो जाएगी? वो चरमरा जाएगी। अतः राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। प्रभावी यानी राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। तो देखेंगे क्या क्या उपाय है इसका। चलिए, दल बदल कानून लागू होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है जी, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, यानी न्यायपालिका को आदेश का पालन होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, यानी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। अब जानेंगे क्वेश्चन आपका, साख पत्र और मुद्रा में क्या अंतर है, यानी साख पत्र और मुद्रा में क्या अंतर है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि साख और पत्र और मुद्रा में प्रमुख अंतर है, यानी निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। चलिए तो बताते हैं आपको क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। मुद्रा
कानूनी ग्राहक होते हैं, मुद्रा जो होते हैं कानूनी ग्राहक होते हैं, जबकि मुस्ताक पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। जबकि मुस्ताक पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि साख पत्र से आप क्या समझते हैं। साख पत्र जो है क्या, साख पत्र से आप क्या समझते हैं जी, तो बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है, यानी साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है, यानी जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, साख पत्र जो है ना कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपके बोर्ड के सामने चेक विनिमय, बैंक डाइफट और प्रतिजा पत्र, यात्रा चेक, ठीक है ना। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे मेरे भाई ये क्वेश्चन पे आपके बोर्ड के सामने है कि बीमारू राज्य शब्द से आप क्या समझते हैं। बीमारू जो है, बीमारू राज्य शब्द से आप क्या समझते हैं, तो भारत के काफ़ी पिछड़े राज्य जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बीमारू नाम से जाना जाता है, वे हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम इत्यादि। इन राज्यों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली है, क्या है, जैसे बिजली है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। और सिंचाई यातायात परिवहन, दूरसंचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बीमारू सबसे नकारात्मक ध्वनि वक्त होने के कारण यह है राज्य को इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन अगला नंबर है कि बिहार की आर्थिक प्रगति को प्राकृतिक आपदा प्रभावित करती हैं, वर्णन करें। इसका क्वेश्चन है आपका कि बिहार की आर्थिक प्रगति को प्राकृतिक आपदा प्रभावित करती हैं, वर्णन करें। तो ध्यान दीजिएगा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में आर्थिक प्रगति परिलक्षित होने लगे हैं, किंतु प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा विकास में बाधा के रूप में उभरती आती है। सड़क का विस्तार एवं स्वास्थ्य सेवा प्रगति पर होती हैं। पर बाढ़ के कारण सड़कें पुनः जर्ज एवं खत्म हो जाते हैं। कभी बाढ़ की धारा मुख्य मार्ग होती हैं, तो कभी आबादी वाले क्षेत्र। इस प्रकार यह आपदा एक अवरोधक की तरह कार्य करती है। अवरोधक की तरह कार्य करती हैं। पर सेवा क्षेत्र के लगातार प्रयासों से सकारात्मक विकास संभव हो सकता है, यानी प्रयासों से सकारात्मक विकास